नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारी YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज हम लोग बात करेंगे, आप लोगों के ही कमेंट के ऊपर कुछ बात करेंगे। कहाँ कहाँ आप लोगों को दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, किस तरह का कमेंट आता है, उसमें से कुछ कमेंट पर मैं आज बातें करूँगा ताकि आप लोगों का अटकने भटकने रुकने वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए और तेज़ी से काम करें आप लोग और तेज़ी से आगे बढ़े। कुछ लोगों को हमारे पास कमेंट आया है कि बेस बाइलिंग वोल्टेज जो होता है हर मशीन में अलग अलग होता है या सबका एक बराबर होता है, और बेस बाइलिंग में क्या क्या ख़राब होता है, कैसे होता है, तो इस पर हम लोग कुछ आज बातें कर लेते हैं। तो बेस बाइलिंग के बारे में बताना चाहूँगा। तो बात ये होता है, जैसे आहूजा वगैरह का सेट हो गया, आहूजा टाइप का जितना भी मशीन है उसको आप क्या कीजिए, आधा बोल्ट से कम रखिए दोनों साइड का मैचिंग करा करके। और आहूजा में ही जिसमें मेटल वाला ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं 3055 और 3773 वाला, उस पर क्या है, आधा वोल्ट से कम रखेंगे तभी भी चलेगा, यानी 0.474849 तक आप रख सकते हैं। और जिसमें 5200 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उसमें आप 0.5253 भी रख सकते हैं, तभी भी वो मशीन बेहतरीन चलेगा, अच्छा चलेगा। ये आहूजा टाइप का जितना मशीन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और पावर एम की बात हो गई तो पावर एम में आप 0.40 रख सकते हैं, 0.45 भी रख सकते हैं। कभी कभी अपना ये फोनिक वगैरह में 35 भी रहता है, 0.35 तभी भी चल देता है मशीनों और अच्छा बजता है। तो इस तरह बेस बाइलिंग वोल्टेज रखते हैं। और पावर एम में हमेशा आप ध्यान दीजिए कि आधा वोल्ट से जितना ही भी कम हो उतना ही बेहतरीन रहता है, ट्रांजिस्टर आपका गर्म नहीं होगा और बेहतरीन तरीके से चलेगा। और इसमें अब क्या ख़राब होता है, तो हर मशीन का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग जगह से बनाया गया है। ये थोड़ी है कि एक मशीन में इस तरह का है तो दूसरे मशीन में दूसरे तरह का सिस्टम रहेगा, तो वहाँ उस सेक्शन में जा कर के फॉल्ट ढूंढना ही पड़ता है। फॉल्ट जब तक नहीं मिलता है तब तक वो सही नहीं होता है, और फॉल्ट को ढूंढना आप सभी का काम है, उसको ढूंढ कर निकालना पड़ता है। और इसमें कितने आदमी का कमेंट ये आ जाता है कि सारा चीज़ ओके है, हमने सब चेक कर लिया है, फिर भी प्रोडक्शन से बाहर नहीं जा रहा है, तो क्लिप लाइट आ रहा है, तो बजते बजते प्रोडक्शन में जा रहा है। देखिए, सारा चीज़ यदि ओके रहेगा तो प्रोडक्शन से बाहर तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये आप चेक कर रहे हैं तो उसमें आपको फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है, आपने चेक किया और आपको मालूम गिर गया कि इसमें तो सब ओके है, एकदम बेहतरीन है, सब सही है। तो उसमें क्या होता है कि आप समझ जाते हैं कि सारा चीज़ सही है, लेकिन फॉल्ट उसी में कुछ न कुछ रहता है। उसको जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक वहाँ नहीं होगा। अब वही मशीन मेरे पास आ जाता है तो मैं फॉल्ट ढूंढता हूँ तो मिल जाता है। इस प्रकार की भी होता है। बहुत सारे टेक्नीशियन मेरे पास लेकर के आते हैं तो फॉल्ट उसी में फंसा रहता है। जब सारा चीज़ ओके रहेगा तो ओके बताएगा, नहीं ओके रहता है, इसके लिए वो समस्या आप सभी के पास आ जाता है। ये हो गया बेस बाइलिंग की बातें। अभी मैं पिछले वीडियो में आप सभी में से कमेंट पर वीडियो एक बना दिया कि शॉर्टिंग कैसे छुड़ाएं। यदि मशीन जल के आ रहा है तो ट्रांजिस्टर वगैरह शॉर्ट है, तो हमको कैसे मालूम गिरे कि यही ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, उसी को हम निकालें। उस पर हमने वीडियो एक प्रैक्टिकल बना करके आप लोगों के पास भेजा हुआ था, आप लोग देखे भी होंगे कि जो ट्रांजिस्टर ख़राब है उसी को आप पकड़ के खींच के निकाल सकते हैं। तो हमने एनीलॉक मीटर यानी कांटा वाला मीटर से उस फॉल्ट को निकाला। तो अभी कुछ कमेंट आया था, हमने पढ़ा
जोशी इलेक्ट्रॉनिक कुछ करके उस पर नाम आता है, और मेरा बहुत पुराना सब्सक्राइबर है, मेरे साथ से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा कि डिजिटल कांटा वाला मीटर तो सबके पास नहीं है, अभी सब डिजिटल मीटर से काम कर रहे हैं, उस पर ज़रा एक वीडियो बना के बता दीजिए। तो उस पर भी मैं, कोई मशीन मेरे पास जल के आता है तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा। उसका भी वही फंडा है, जिसका रेजिस्टेंस कम बताए वो समझिए कि ट्रांजिस्टर ख़राब है। जैसे मान लीजिए आप बाकी पर 150 ओम 200 ओम बता रहा है, जिस पे 10 ओम बता रहा है, तो समझिए वो ट्रांजिस्टर ख़राब है। शॉर्टिंग में जब नाप रहे हैं तो डिजिटल मीटर में भी वही फंडा है, उससे भी फॉल्ट आप लोग निकाल सकते हैं। और उस पर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा, जिससे आप लोगों को आसान हो जाएगा निकालने में। तो ये डिजिटल मीटर के बारे में हो गया, उस पर मैं वीडियो भली बात बनाऊंगा, कोई मशीन जल के आएगा तो। एक सर ने पूछ रहे थे कि एनटीसी की जगह पर रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं क्या? देखिए, एनटीसी का काम क्या होता है और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, उस पर अंतर समझिए। एनटीसी को हम 10D20 भी बोलते हैं, उसको 10D20 भी लिख सकते हैं, 10D20 ये भी रहता है, उसी तरह का रहता है, उसी तरह काम करता है। पहले इसका काम हम समझ लेते हैं, इसका काम क्या है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि रेजिस्टेंस क्यों नहीं लगाना है। 10D20 के काम ये है कि समझिए इस तरफ से हम सप्लाई इसमें दे रहे हैं, तो यहाँ एक 10D20 हम लगा दिए हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक लगा दिए हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक लगा दिए, अब फिर ये हमने ट्रांसफार्मर में सप्लाई दे दिया। समझिए 230 वोल्ट यहाँ से देना है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर में चला गया, इस तरह का रहता है। और ये हमारा प्राइमरी हो गया ट्रांसफार्मर का। यहाँ भी एक कॉइल हम बना देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, और ये प्राइमरी हो गया ट्रांसफार्मर का। अब 10D20 से क्या होता है, इधर सप्लाई ही हम देते हैं, और इसका काम क्या रहता है। अब इसका काम ये है कि इधर से जब हम सप्लाई इधर भेजेंगे, तो जब हमारे सेकेंडरी में वोल्टेज निकलता है, सप्लाई निकलता है, तो हमारे पावर सप्लाई में जाता है, वहाँ ब्रिज डायोड से डीसी बना करके जो फिल्टर मोटा मोटा लगे रहते हैं, 15,000 100 वोल्ट, 10,000 80 वोल्ट, 10,000 63 वोल्ट, जो भी रहते हैं वो खाली रहते हैं, तो वो चार्ज होते हैं। तो जब चार्ज करने के लिए इधर से 10D20 लगा हुआ है, तो धीरे धीरे सप्लाई इसमें भेजेगा, और उसके साथ में हमारा चैनल भी तो जुड़ा हुआ है, तो चैनल पर भी धीरे धीरे जब हमारा सप्लाई जाएगा, तो वहाँ का सारा पार्ट एक्टिव हो जाएंगे काम करने के लिए। फिर यहाँ से ये छोड़ देता है, वहाँ देखे होंगे बीच में एक रिले भी लगाया जाता है, फिर यहाँ से पावर सप्लाई कट होकर के रिले से डायरेक्ट होकर के हमारे इधर चालू हो जाता है सेट। तो 10D20 इसलिए लगाते हैं। अभी समझिए 10D20 नहीं है, यहाँ से हम डायरेक्ट सप्लाई ये दे दिए, तो ये क्या होगा, मशीन में एक ही बार सप्लाई जाएगा, तो वहाँ खाली रहेगा, एक ही बार शॉर्टिंग में जाएगा, तो आपका फ्यूज उड़ाएगा, कुछ उड़ाएगा, या बोर्ड में कुछ जल जाएगा, इस तरह का मिस्टेक आ जाता है। इसके लिए 10D20 इसलिए लगाते हैं कि ये धीरे धीरे सप्लाई लेकर के इसको देगा। 10D20 का यही काम है। यदि 230 वोल्ट यहाँ से दे रहे हैं, तो पहले ये 100, 150, 210, 220, 230 ऐसे करके जाएगा, और जैसे 200 के ऊपर पहुंचेगा तो रिले इधर ऑन हो जाएगा, तब तक आपका कंडेंसर भी चार्ज हो जाएगा, आपके चैनल में भी वोल्टेज रन करने लगेगा, फिर इसको खाली कर देगा और ये फ्री हो जाएगा। अभी आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि यहाँ जो रिले लगा रहता है इसको सप्लाई देने के लिए, एक रिले इस प्रकार का लगा रहता है, ये कॉइल वाला हो जाता है, यहाँ सप्लाई देते हैं, यहाँ 2 रहता है, तो यहाँ से
जब ये डायरेक्ट सप्लाई करना रहता है तो यही सप्लाइया एक डायरेक्ट भी आता है जो यहाँ रहता है। जब रिले ऑन होता है तो इसको इसे जुड़ देता है, ये फ्री हो जाता है। ऐसा उसमें सर्किट में बना रहता है। तो यहाँ जब 24 वोल्ट आपको मिलता है तो रिले ऑन होकर डायरेक्ट दे देता है, इसको छोड़ देता है। कभी कभी क्या होता है, ये रिले नहीं ऑन होता है तो ये 10D20 से जब सप्लाई जाता है तो उसको पकड़ के आप लोग रखिएगा, वो गर्म होता है। और जब गर्म होगा, एक गाना बजाएंगे तो जब हीट होगा तो ये सप्लाई देना बंद कर देगा, इधर आपका पावर एम्प पूरा बंद हो जाएगा। वो किस प्रकार का रहता है, एक बार मैं अच्छा से इसको बना के आप सभी को दिखा देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाएगा। आइए उसको समझ लेते हैं। 10D20 का बहुत रोल रहता है। देखिए क्या होता है, ये समझिए हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, इधर से सप्लाई हमारा बन गया, 2 सप्लाई समझिए। एक ग्राउंड हो गया, 0 हो गया। ये दोनों मेन सप्लाई हो गया। इधर ये प्राइमरी वाला सिरा हमारा हो गया और इसको हमने सेकेंडरी लिख दिया। सेकेंडरी वाला सिरा हो गया। इधर हम सप्लाई 230 वोल्ट दे दिए। अब इधर जब सप्लाई 230 वोल्ट हमने दिया इसको, ये प्राइमरी में, तो ये सेकेंडरी में जो भी हमारे ट्रांसफार्मर का सप्लाई बना रहेगा वो निकल करके बाहर चला जाएगा। अब इस सप्लाई को देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ इस प्रकार का एक तो सप्लाई हमारा ये डायरेक्ट हो जाता है, दूसरे सप्लाई के बीच में हम यही 10D20 लगाते हैं। एक हो गया। अब किसी में 4 रहता है, किसी में 2 रहता है और किसी में 2-2 का पैरेलल बना के लगाया रहता है। जैसा सेट रहता है वैसा रहता है। अब समझिए ये सप्लाई जब हम इसको दिए तो ये प्राइमरी में सेकेंडरी में हमारा सप्लाई गया। और इधर से मेन वोल्ट तो बनता ही है, इधर से 24 वोल्ट का भी वायर रहता है, 15 वोल्ट का वायर रहता है। जैसा सेट रहता है वैसा सेटिंग उन्होंने वो लोग बनाते हैं। कभी कभी जब इधर सप्लाई आ जाता है तो वहाँ से सप्लाई बना करके पैनल में 24 वोल्ट का सप्लाई निकल कर आता है। अलग अलग सेट में अलग अलग का सप्लाई रहता है। ये सब आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये हमने एक रिले बना दिया यहाँ। अब बीच में रिले पर एक क्या रहता है, एक इस प्रकार का डायोड लगा रहता है। समझिए ये प्लस हो गया, ऐसे लगा रहता है, ये प्लस और ये माइनस, इस प्रकार। अब हमको 24 वोल्ट जब सप्लाई यहाँ हम देते हैं तो ये देखिए इस तरह का रहता है। एक सप्लाई तो हमने उधर डायरेक्ट डाल दिया, यही सप्लाई आ करके यहाँ भी जुड़ा रहता है। जब ये सप्लाई यहाँ आकर के जुड़ा है और एक सप्लाई हमारा ये डायरेक्ट जा रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, और ये यहाँ खुला है, तो जब 10D20 से होकर इधर सप्लाई जाएगा, इधर से 24 वोल्ट सप्लाई जब इसको होगा तो ऑन होगा, तो ये रिले क्या होगा, दोनों आपस में चिपकेगा। जब चिपकेगा तो ये जो हमारा कनेक्शन है ये वाला, ये यहाँ जाकर लड़ा रहता है। तो जब ये सप्लाई, अभी समझिए रिले ऑन नहीं हुआ तो यहाँ से सप्लाई नहीं जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। जैसे ऑन होगा तो ये सप्लाई कटाक दे इधर से चला जाएगा, तो ये हमारा फ्री हो जाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि 10D20 जल कर के आ जाता है, जिसको NTC आप सब बोल रहे हैं, NTC बोलते हैं उसको, जल के आता है। क्यों? जब इधर ये क्रिया करना बंद कर देता है तो उस परिस्थिति में यहाँ सप्लाई नहीं आता है,
जब यहाँ सप्लाई हमारा नहीं पहुँचेगा तो इससे लोड धो करके सर्किट में सप्लाई जाता है तो ये जल जाता है गर्म हो करके। आप लोग कभी आपको ट्राई करना होगा तो जो बीच में ये रिले लगा है उसको निकाल दीजिए, और नहीं तो उसका कॉइल वाला सप्लाई को काट दीजिए और इस पे आप चलाइए मशीन को। मशीन चालू हो जाएगा, जैसे एक गाना बजाएंगे तो ये बहुत गर्म होगा। गर्म होने के बाद ये सप्लाई छोड़ देगा, छोड़ने के बाद पावर ही पूरा बंद हो जाएगा। ऐसा बहुत फॉल्ट आता है। तो ये 10D20 की जगह पर रेजिस्टेंस लगा देंगे तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, बिजली की वोल्टेज में रुकावट डाला, रोक देगा बिजली। अब समझिए हमको यहाँ 230 वोल्ट बिजली देना है, रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वोल्टेज तो ड्रॉप हो जाएगा, 200 वोल्ट जाएगा, तो रेजिस्टेंस वहाँ नहीं चलता है। 10D20 का काम अलग है और रेजिस्टेंस का काम अलग है। इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये बात आपके समझ में आ गया होगा। चलिए, एक सर का मेरे पास कमेंट आया था, मैं देखा उसको। सर जी बोल रहे थे कि मैं 45 साल का हो गया हूँ और मैं काम सीखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, आप मेरे को गाइडलाइन दीजिए। देखिए, सीखने का कोई भी उम्र नहीं होता है। मैं भी तो 53-54 साल का हो गया हूँ और आज भी सीख रहा हूँ। जहाँ से भी कुछ भी मिलता है तो सीखने का कोशिश करता हूँ और उसको हमेशा सीखने का चाहत रखता हूँ कि कुछ ना कुछ नया मिले और उसको सीखें और उस पर वर्क भी करता हूँ। तो सीखने का कोई उम्र नहीं है। 45 वर्ष तो आप एकदम नौजवान है, उसमें टेंशन की बात नहीं है। और उनका कहना ये है कि कस्टमर जब हमारे पास आते हैं तो हम होपलेस हो जाते हैं, डर हो जाते हैं कि हम बना पाएंगे कि नहीं। आप बिल्कुल बना पाएंगे, यदि इस गणित को जानते हैं तो क्यों नहीं बना पाएंगे। आपको बात समझ में आती है कि ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का काम ये है, ये पीएफ है तो पीएफ का काम ये है, ये डायोड है तो इसका काम ये है, ये जीनर डायोड है तो इसका काम ये है, ये ट्रांजिस्टर है तो इसका काम ये है, ये मोस्फेट है तो इसका काम ये रहता है। तो किधर से किधर सर्किट घुमाया है, क्या फॉल्ट आ रहा है, आप जाके ढूंढेंगे तो फॉल्ट मिलेगा, क्यों नहीं। कुछ ऐसा फॉल्ट आता है, जला बिलान भी नहीं रहता है और वो फॉल्ट मेजर ऐसा फंस जाता है तो उसमें भी कोई भी टेक्नीशियन फंस जाते हैं। तो उससे घबराना कहाँ है। वो किसी अपने उससे जानकार आदमी से बात कर लीजिए एक बार, वो बता देंगे कि इधर से इधर, इधर से इधर, तो वहाँ से बना सकते हैं। नहीं तो मेरे से भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं भी आपका हेल्प कर सकता हूँ और भरपूर हेल्प करूँगा, बता सकता हूँ। तो वहाँ होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप कस्टमर से एकदम बिंदास होकर के बात कीजिए। जो आपके पास बनवाने के लिए लेकर आ रहे हैं तो उनका क्या इसमें ABCD मालूम है का। आप उस सेट को घर रख लीजिए, रखने के बाद उनको टाइम दे दीजिए, सर जी हम 2 दिन या 3 दिन समय लगेगा, इसका कुछ पार्ट हमारे पास नहीं है, पार्ट मंगाएंगे फिर डाल करके देंगे। उस 2-3 दिन के समय में आप सर्किट को समझिए, खोलिए, उसको अच्छे से रिपेयर कीजिए और बना के दीजिए। वहाँ डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आदमी से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। आदमी जो चाहे वो कर सकता है। और जब हम पहले ही होपलेस हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। डरना नहीं है, एकदम बिंदास रहना है। आप बना ले जाएंगे, आप बेहतरीन कारीगर आप बनेंगे, ये मैं आपको संतुलना देता हूँ, उसका टेंशन छोड़ दीजिए। क्योंकि जो भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं और जो जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को आशा दिलाता हूँ कि बेहतरीन टेक्नीशियन बनेंगे। क्योंकि मैं जो बात आप सभी को बताता हूँ ये कोई भी किताब में आप सभी को नहीं मिलेगा और कोई बनावटी बात नहीं रहता है। आप गूगल में सर्च मार के देखिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। बल्कि गूगल में बहुत कुछ लोड हुआ है, लेकिन हमारा बताने का तरीका कुछ अलग है, काम करने का भी तरीका अलग है। उच्च स्तर से मैं करता हूँ और वही सिस्टम आप सभी को बताता हूँ। आप लोग बहुत बेहतरीन टेक्नीशियन बनेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आप लोग लगिए और करना चालू कीजिए। क्योंकि मेरा अब ज़्यादा दिन का नौकरी भी नहीं बचा है, 5-6 साल में मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। इसके पहले आप लोग सीख लीजिए, भरपूर एकदम मस्त बन जाइए।
तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप वहाँ होपलेस मत होइए, आप कर सकते हैं। सीखने का कोई उम्र नहीं है, हमेशा सीखना है, हमेशा पढ़ना है, हमेशा जानकारी लेते रहना है, इसका कोई उम्र नहीं होता है। ठीक है, आइए अगले पड़ाव पर चलते हैं। हाँ, एक कमेंट मेरे पास ये भी आया हुआ था और वो कमेंट 2 बार आया। कपल्ड और डायरेक्ट कपल्ड के बारे में बताइए, इस किस तरह का ये काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। तब मैं उन सर से ये बोलना चाहूँगा कि कपल्ड और डायरेक्ट कपल्ड वो भी एक तरीके का एम्पलीफायर है और उस पर हमारा एक वीडियो रहेगा। वो वीडियो जब हम उसको बनाएंगे तो करीबन आधा पौन घंटा का वो वीडियो रहेगा, उसमें सारा चीज़ें डिटेल से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं उस स्टेप पर बात करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी शुरू से सीखना है। वो थोड़ा अलग हट कर के बात हो गया, उस पर हम बात करके कुछ हासिल नहीं करेंगे और नहीं उससे हमारे सेट में कोई उतना वो आने वाला है। क्या है कि उसको सिग्नल बहुत लो रहता है, उसको हाई करने के लिए उस पर बनाया जाता है। उसको जब हम डिटेल से बात करेंगे तो उस पर एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी क्या है, लोग उसमें कन्फ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए उस पर मैं बात नहीं कर सकता हूँ। आपका कमेंट मैं देखा और समझा भी, प्रश्न बहुत बेहतरीन है, उस पर बहुत टॉप क्लास का वीडियो बनेगा और उस पर हम बनाएंगे ताकि लोग थोड़ा इधर तैयार हो जाएं पहले। अभी तो किसी को रेजिस्टेंस नहीं मालूम है, किसी को पीएफ नहीं मालूम है, ट्रांजिस्टर और मोसफेट में अंतर नहीं मालूम है, एसीआर नहीं मालूम है। ये सब चीज़ की जानकारी दे दिया जाए। जरा छोटा छोटा मशीन ये लोग रिपेयर करने लगे, पहले 4440 आईसी लगाना सीख ले, होम थिएटर वगैरह बनाने लगें, आहूजा का मोनोम बनाना चालू कर दें, फिर उस पर हम बात करेंगे तो विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि हम 5वीं कक्षा पास नहीं हुए और 12वीं का फिर लेकर के पढ़ना चालू करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, उसमें डिस्टर्ब होते जाएंगे। इसलिए किसी को कंफ्यूज नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, लाइन बाय लाइन लेके चलना है। और जिसको उसके बारे में नॉलेज जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी है, तो गूगल पर तमाम तरह का उस पर कपल्ड और डायरेक्ट कपल पर वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से देख लें क्या काम कर रहा है, कैसा है। गूगल तो एक जरिया हो गया है कि वहाँ से सब चीज़ मिल जाता है, वहाँ से भी सर्च करके देख सकते हैं। दिन को जल्दी है और नहीं मैं बताऊँगा तो अपने गणित से बताऊँगा, अपने स्तर से बताऊँगा और एकदम एक एक चीज़ को क्लियर करके दूंगा। वहाँ कुछ रुकने लायक, अटकने वाला, भटकने वाला नहीं रह जाएगा। तो थोड़ा उसके लिए इंतज़ार करना होगा। और दूसरी बात, हमारे पास बहुत सारा ऐसे कमेंट आते हैं कि सर जी आप जो बता रहे हैं उस पर डायग्राम के ज़रिए बताते तो और हमारे हेल्प मिलता और हमको काम करने में आसानी मिलती। तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि मेरे पास सर किसी का डायग्राम नहीं है, कोई भी पावर एम का डायग्राम नहीं है। पहले हम लोग, बहुत पहले, मैं इस लाइन में सन 90 से हूँ, इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। मैं रेडियो से शुरू किया था। आज जहाँ मेरा गांव में दुकान था चौराहे पर, वहाँ लोग रेडियो मास्टर बोलते थे। लेकिन कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है, यदि समय के साथ आप नहीं बदलेंगे तो पीछे हो जाएंगे। समय के साथ बदल जाना है। रेडियो के बाद टीवी आया, सीडी प्लेयर आया, हम लोग छोड़ते गए आगे। अभी उसका ज़माना नहीं है, अभी एलसीडी आ गया, एलईडी आ गया। उसमें क्या रिपेयर करने वाले कुछ है, दिखता है उसमें कुछ एक बोर्ड लगा दिया है, उस बोर्ड में ना कुछ बदलने लायक है ना कुछ है, जिसको मदरबोर्ड कहते हैं। आईसी ऐसा लगाया हुआ है, एक बार निकाल देंगे तो पूरा ही प्रिंटे ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें अटक करके कुछ मतलब नहीं है। जहाँ कमाने का रास्ता है, जहाँ से पैसा बनाने के चांस है, उस लाइन में घुस जाना चाहिए। हम पहले भी बताए कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, समय के अनुसार बदल देना है।
अभी समय एम्पलीफायर का है। टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया, अभी एम्पलीफायर में भी ऐसा ऐसा सब बन के आ रहा है, वो भी बहुत हार्ड रिपेयरिंग है। और रिपेयरिंग इतना आसान भी नहीं है, ये भी बहुत हार्ड है। लेकिन उसके लिए आप सभी को समय देना पड़ेगा और दिमाग खटाना पड़ेगा, कामयाबी मिलेगा, क्योंकि आदमी से बड़ा कुछ भी होता नहीं है। तो डायग्राम की बात हम लोग कर रहे थे, तो हमारे पास इसका डायग्राम नहीं है। पहले वही बोलना चाहता था मैं, पहले जब टीवी वगैरह था तो बुक मिलता था दुकान पर, उसका जिस कंपनी का टीवी है उसका बुक मिलेंगे तो उसमें सब दिख जाता था। लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सारा एम्पलीफायर चाइना से आ रहा है। जिस भी एम्पलीफायर का नाम रखिए सब चाइना का है। उसी में से लोग नकल मार करके अपने इंडिया में बनना चालू हो गया। बाकी देश वाले भी बनाते हैं, लेकिन वो लोग कोई डायग्राम हमारे पास तो नहीं मिल पाएगा। आप लोगों को यदि लगे तो गूगल से सर्च मार के देखिए, वहाँ से PDF लोड कर लीजिए, इस हिसाब से बनाइए। अब मैं डायग्राम मेरे पास है भी नहीं, लाऊंगा कहाँ, मैं डायग्राम खुद बना लेता हूँ। यदि हमारे पास काम नहीं रहेगा तो मैं चैनल का पूरा ही लेके काउंटर पर रख दूंगा, एक एक लकीर खींचता हूँ, एक एक ट्रांजिस्टर का, एक एक रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालता हूँ, बुक बनाया हूँ, उस पर सब लिख के रखा हूँ। लेकिन उस बुक से आपको मैं बता दूँ तो आप लोग कैसे समझेंगे? अभी आप जो बोलेंगे, जैसे आपने बोल दिया कि हमको RX 4000 का डायग्राम चाहिए, मैं उसको बना सकता हूँ अपने बोर्ड पर, लेकिन उसमें कितना टाइम जाएगा? बहुत मेरा समय उसमें ख़राब होगा। उसके लिए पहले मेरे को बुक पे बनाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, कौन सा कहाँ रेजिस्टेंस लगा है, उसको फिर लिखना पड़ेगा, फिर ले आकर के बोर्ड पर उतारना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रक्रिया हो जाएगी। और डायग्राम आप खुद बनाइए ना। आपके पास कोई मशीन अच्छा आता है जो बज रहा है, उसको देखिए, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू नापिए, लिखिए, किधर का प्रिंट किधर गया है, बनाइए अपने बुक पर, तो उस हिसाब से बना सकते हैं। और कुछ मशीनों का गूगल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, वहाँ से बना सकते हैं। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए PDF में। मेरे पास किसी भी मशीन का किसी का डायग्राम नहीं है, मैं खुदे डायग्राम हूँ। मेरे को जितना उसमें रहता है वो सब अपने हाथ से बना लेता हूँ, वही बना करके रख लेता हूँ। आप लोगों के पास समय रहता है तो बना लेता हूँ और दर्शा भी देता हूँ। और जो मैं बताता हूँ क्लियर कट बताता हूँ, जो प्रैक्टिकल में देखा हूँ, किया हूँ। थ्योरी की बात करें तो थ्योरी हम लोग बहुत पहले पढ़े थे। अब वही चीज़ पुराने पढ़ाई में बहुत दम था। आज कभी कभी वीडियो देखता हूँ मैं भी, उतना दम नहीं रहता है जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे उसमें दम था। और हम लोग बहुत संघर्ष करके पढ़े। हमारा तो कंडीशन बहुत ख़राब था, बहुत नाजुक था, बहुत गरीबी में थे। उस समय हमने नाइट ड्यूटी करता था, बर्दवान स्पिनिंग एंड जनरल मिल्स, नाइट ड्यूटी, दिन में फिर पढ़ने के लिए जाता था। उस समय उस ज़माने में 1 घंटा पढ़ते थे, 150 रुपये महीना देते थे। आज 150 का 15,000 हो गया। नाइट ड्यूटी का कितना पगार था? 8 घंटे का 1,000 पगार था। तो वो कष्ट काट करके हम लोग उठे हैं। चलिए, जो बीत गई उसकी बात की क्या करना है। अभी आप लोग जुड़े हैं हमसे तो ध्यान से पढ़िए। अब मैं स्टेप बाय स्टेप नए लोगों को भी कमेंट करता हूं कि वो लोग या हमारे चैनल से आप लोग बहुत बेहतरीन सीख सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिक नॉलेज का भी वीडियो डालूंगा और डाल भी रहा हूं। इसके बाद जो मेरा वीडियो जाएगा बेसिक नॉलेज का ही जाएगा, ताकि नए लोग भी तैयार हों। और टेक्नीशियन के लिए तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो खजाना खुला हुआ है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल इतना वीडियो बना के दे दूंगा कि वो कहीं फॉल्ट रहेंगे तो वो ढूंढ लेंगे, उनको तो दिक्कत आने वाला ही नहीं है। इसके लिए तो एकदम टेक्नीशियन मस्त रहें, फिट रहें, बिंदास रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए।